चलो शुरू किया जाए। कहाँ तक हो गया था? पी ब्लॉक तत्व बता दिए थे ना। पी ब्लॉक तत्वों को दीर्घाकार आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया है? वर्ग संख्या 15 या 5A में? वर्ग संख्या 15 में क्यों रखा गया है या 5A में क्यों रखा गया है? क्योंकि इनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, इसलिए 5A है। और इन्हें पी ब्लॉक का तत्व क्यों कहा गया है? क्योंकि जब हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ नियम से लिखा तो पाया कि सबके लास्ट में पी आ रहा है, इसलिए उन्हें पी ब्लॉक का तत्व कहा गया है। ठीक है ना। तो जो 5A अर्थात वर्ग संख्या 15 के तत्व हैं, इनको नाइट्रोजन परिवार भी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इनका पहला वर्ग या पहला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, अर्थात इनका प्रारूपिक या निरूपक तत्व नाइट्रोजन है। उसके बाद दूसरा, इनको पी ब्लॉक का तत्व क्यों कहा गया है? क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोश में जाता है। इनको 5A में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि इनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनको 5A में रखा गया है। बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हैं और अंतिम में यस या पी है तो उसका वर्ग वही हो जाता है और सामने ए लग जाता है। जैसे अगर बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और यस में जा रहा है तब सेकेंड ए हो जाएगा। ठीक है ना। बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें जा रहा है पी में जा रहा है तो थर्ड ए हो जाएगा। बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, पी में जा रहा है, फोर्थ ए हो जाएगा। बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, पी में जा रहा है तो शून्य वर्ग हो जाएगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होने पर हम जानते हैं अष्टक पूरा हो जाएगा। और सभी तत्व अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं, और जिसका अष्टक पूरा हो गया पहले से ही वो अक्री गैस कहलाती है और उसे किस वर्ग में रखा गया है? शून्य वर्ग में रखा गया, अर्थात वर्ग संख्या 18 में रखा गया है। समझ गए? तो इस तरह से अगर यस या पी में जा रहा है उनकी इलेक्ट्रॉन संख्या देख के ही हम उनकी वर्ग संख्या बता सकते हैं। अगर 1 है तो फर्स्ट है, 2 है तो सेकेंड है, 3 है थर्ड है, 4 है फोर्थ है, 5 है 5 है, 6 है 6 है, 7 है 7 है। अब 7 किसके में आता है? क्लोरीन का भी तुमने 10 में पढ़ा होगा, 2, 8 और 7 पढ़े थे। उसके बाद क्लोरीन का पढ़े थे 2 और 7 पढ़े थे। ब्रोमीन का 2, 8, 18 और 7। देख रहे हो इनके सबके बाहरी कोश में कितने आ रहे हैं? 7 आ रहे हैं। आंख बंद करके इनको कह सकते हो कि ये कौन से वर्ग के हैं? ये 7A वर्ग के हैं। हो गया ना। ये चीज को ध्यान देना। मतलब अगर यस या पी में जा रहा है तो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन देख के ही तुम बता सकते हो कि उसकी वर्ग संख्या क्या है। अगर यस या पी में नहीं गया, डी में चला गया, तब थोड़ी सी दुविधा बढ़ती है कि वर्ग संख्या क्या होगी। समझ गए? लेकिन अगर बाहरी कोश में तुमको 2 से लेके 8 तक दिख गए, सॉरी 2 से बोल रहे हैं, 1 से लेके 8 तक, और किसमें जा रहा है जी अंतिम वाला? यस या पी में। मतलब अंतिम में यस दिख रहा है चाहे पी। यस दिख गया तो यस ब्लॉक होगा ना। और जितना इलेक्ट्रॉन है उसके आगे एक ए लगा देना है। जैसे यस में तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 1 या तो 2। तो पहला 1 आया तो यस ब्लॉक हो गया और फर्स्ट ए हो गया। 2 आया तो यस ब्लॉक ही रहा और क्या हो गया? सेकेंड ए। और 3 से तुम्हारा पी ब्लॉक शुरू हो जाएगा, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर आना होगा तो अब कहाँ जाएगा? वो पी में जाएगा ना। अब 3 से तुम्हारा पी ब्लॉक शुरू हो जाएगा। उसके बाद 4, 5, 6, 7 और 8वां अर्थात कौन से वाले तक? शून्य तक। देखो पी में 1 इलेक्ट्रॉन, पी में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 इलेक्ट्रॉन, पी में 4 इलेक्ट्रॉन, पी में 5 और पी में 6 इलेक्ट्रॉन। हो गया ना। इस प्रकार से तो हमको बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन पकड़ लेना है। अभी जैसे इसमें हमने देखा बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन आए। कितने आए? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 को हम कह सकते हैं 5A हो जाएगा। अभी इसके बाद वाला जब चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें हम देखेंगे बाहरी कोश में आएगा 6 इलेक्ट्रॉन, तो उसको कौन सा कहेंगे? 6A हो जाएगा ना। इसके बाद वाला जो हैलोजन आएगा उसमें आएगा बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन, उसको कह देंगे क्या? 7A हो गया ना। और जब बाहरी कोश में 8 हो गया तो उसका अष्टक पूरा हो गया, तब उसको हम क्या कहेंगे? शून्य वर्ग या वर्ग संख्या 18 हो जाएगा ना। ये चीज को ध्यान में रखना। तो अभी फिलहाल तो हमको यस और पी ही पढ़ना है। जब डी पढ़ेंगे तब डी का ज्ञात करने का नियम वहां समझा देंगे। अगर तुमको यस और पी ज्ञात करना है तो केवल कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है तुम्हें? बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? बाहरी कोश का। बाहरी कोश में तुमने इलेक्ट्रॉन पता कर लिया, जो हम गोला गोला किए थे ना बाहर कोश वाला,
उसी का इलेक्ट्रॉन जोड़ लो और उसी से बता दो उसकी वर्ग संख्या क्या है। जैसे हम यहाँ पे एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 परमाणु क्रमांक 34 का लिख रहे हैं, देखते जाना 3p6 4s2 3d10 कितना हुआ अभी 30 तक हुआ है 30 34 जाना है ना। 3d के बाद कौन आता है जी 4p कितने बचे 4 हो गया ना 4s 3d 4p4 34 जाना था 34 तक हो गया ना। तो अब बताओ तुम बताओ जी कौन सा इसका वर्ग होगा नहीं तुम्हारे पीछे हाँ इसमें तुमको वर्ग संख्या बतानी है ना। तो वर्ग संख्या के लिए तुम्हें बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन पता करना होगा। तो बताओ इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। पहले तो बताओ इसमें बाहरी कोश कौन सा है। तुम बताओ जी बाहरी कोश कौन सा है इसमें। बाहरी कोश देखने के लिए हमने क्या बताया था। बाहरी कोश देखने के लिए हमारी चर्चा क्या थी। तुम बताओ जी हमने कोश पूछा कोश नहीं वो कोश नहीं पूछते वो कोश तो बाहरी तुमने पी बता दिया इससे दिख गया किस ब्लॉक का तत्व है पी ब्लॉक का तत्व है। लेकिन अब हम कोश जानना चाहते हैं कोश कौन सा कोश है इसका। कोश माने तो होता है 1 2 3 4 5 बाहरी कोश कौन सा है बाहरी कोश 4 है। कैसे क्योंकि सामने लिखी गई सबसे बड़ी संख्या क्या है 4 है। अभी उस दिन लिखवाए थे या बोले थे लिखवाए नहीं थे शायद उस दिन बताए थे कि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो उपकोषों के सामने संख्या लिखी जाएगी वही कोश होगी और जो सबसे बड़ा हो गया वही कौन सा कोश होगा बाहरी कोश होगा। समझ गए। तो कॉपी के सबसे ऊपर लिख लो लिखो किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 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 हो गया उपकोषों कोष्ठक में एस पी डी और एफ यही छोटा लेटर वाला एस पी डी और एफ कोष्ठक बंद के सामने लिखी गई संख्या के सामने लिखी गई संख्या के सामने लिखी गई संख्या हो गया उसका या उसके लिखना उसके कोश को बताती है उसके कोश को बताती है कोश को बताती है। जैसे कोश को बताती है जैसे 3s का अर्थ है अब बताओ इसमें यस क्या है उपकोष है 3 क्या होगा तब कोश होगा। अब यही समझना था हमको जो सामने लिखा गया वो कोश जो बाद में लिखा गया वो उपकोष हो गया ना। तो 3s का अर्थ क्या निकला तीसरा कोश का कौन सा उपकोष यस उपकोष निकल गया ना। तीसरा कोश का यस उपकोष हो गया। क्या लिखोगे
3s का अर्थ है तीसरा कोष का यस उपकोष। लिख लो, 3s का अर्थ है तीसरा कोष का यस उपकोष। हो गया ना? हो गया, तीसरा कोष का यस उपकोष। और ऐसे इसको बना लो, ये 3s लिखो, इधर सामने कोष दिखा दो, इधर उपकोष दिखा दो। चित्र देखोगे तो आसानी से समझ में आएगा। हो गया? हो गया ना? चलो अब इसमें तनिक हमको समझाओ कुछ, तुम बताओ जी, इस 3D का अर्थ क्या है? नहीं, हमने तुमसे केवल 3D का अर्थ पूछा। जैसे हमने 3s का अर्थ बताया वैसे हमको 3D का अर्थ बताओ। 3 क्या है? छोटी, तो इसको बोलोगे क्या? इसमें क्या लिखा है 3s का अर्थ? बोलोगे क्या? इसको बोल के बताओ। तीसरे कोष का डी उपकोष, तीसरे कोष का डी उपकोष। अब तुम बताओ हमको। हाँ, 4p का अर्थ क्या है? चौथे कोष का पी उपकोष। अब अगर बैठो, हम इन सबके बारे में अध्ययन करते जाएं तो हम पाएंगे कि प्रारंभ में दिखा पहले कोष का यस उपकोष, उसके बाद दिखा दूसरे कोष का यस उपकोष, फिर दिखा दूसरे कोष का पी उपकोष, फिर तीसरे कोष का यस उपकोष, तीसरे कोष का पी उपकोष, और 4s आ गया ना, तो चौथे कोष का यस उपकोष, और 3D आ गया तीसरे कोष का डी उपकोष, और 4p आ गया चौथे कोष का पी उपकोष। अब अगर जब हम कोष कोष देखते जाएं तो हमने इसमें सबसे बड़ा कौन सा बोला? चौथा कोष बोला ना, चौथा कोष ही बाहरी होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ बीच में होता है नाभिक, नाभिक के जो सबसे पास है वो पहला कोष, नाभिक के जो थोड़ा दूर है वो दूसरा कोष, ये तीसरा कोष, और इसके बाद ये चौथा कोष। 1 2 3 4, तो सबसे बाहर कौन दिखा? 4 दिख रहा है ना, तो यही हमारा बाहरी कोष है। हो गया? याद रखे रहना, जो सबसे बाहर दिखता है वो बाहरी कोष है। तो बाहर चलते जाएंगे, देखो संख्या बड़ी होती जा रही है ना, तो इसका मतलब जो इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी वही क्या होगी? बाहरी कोष होगी। ठीक है? तो नीचे एक और इंडिकेट पॉइंट लिख लो, मतलब या दूसरे पेज के सबसे ऊपर लिख लो, नीचे मत लिखना, ऊपर ही लिखना। तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उपकोषों के सामने लिखी गई संख्याओं में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उपकोषों के सामने लिखी गई संख्याओं में उपकोषों के सामने लिखी गई संख्याओं में लिखी गई संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही उस तत्व का बाहरी कोष होगा, वही उस तत्व का बाहरी कोष होगा। उपकोषों के सामने लिखी गई संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, उपकोषों के सामने लिखी गई संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही उस तत्व का क्या होगा? बाहरी कोष होगा। हो जाएगा?
हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसमें हम देखते जाए तो सामने सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है? 4 4 दिख रही है ना, क्योंकि देखो 1 दिखा सामने, फिर 2, फिर 2, फिर 3 3, उसके बाद 4 3 4, तो सबसे बड़ा कौन दिखा? 4। तो जितने 4 वाले हैं इन पर गोला कर लो, क्योंकि हमने तुमसे केवल बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन पूछा था। इसका इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष का, क्योंकि तुम वर्ग हमको बताना चाहते हो ना, तो वर्ग के लिए तुम्हें बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन पता रखना होगा। पता करो बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन क्या है। अब 4 4 तुमको बाहरी कोष मिल गया ना, तो इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन भरा हमने? 2, और इसमें कितना भरे हैं? कुल मिला के 6। तो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? तो वर्ग संख्या क्या हो जाएगी? 6a हो जाएगी। दिख रहा है ना? ये कहानी किसकी है? एस और पी ब्लॉक की है केवल। ठीक है, अभी हम डी ब्लॉक की पढ़ रहे हैं ना, इसलिए जानकारी इसी की दे रहे हैं। अभी जब डी ब्लॉक शुरू करेंगे तब वहां पे डी ब्लॉक वाला बताएंगे। हो जाएगा? तो अंतिम में तुमको यस दिखा चाहे पी दिखा, तो तुम क्या निकाल दोगे? बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, उसकी वर्ग संख्या तुम्हें ज्ञात हो जाएगी। हो जाएगा? तो ये तो हो गया तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखकर वर्ग संख्या ज्ञात करने का नियम। कैसे पता करें हम? पूछा किस आवर्त में है, तो आवर्त तो एकदम आसान है, जो सबसे बड़ी संख्या दिखी वही आवर्त है। क्यों जी? 1 2 3 4। अभी जब तुम दीर्घाकार आवर्त सारणी पढ़े होगे तो वहां पे एक पॉइंट बताया जाता है कि प्रत्येक आवर्त की शुरुआत एक नए कोष के साथ होती है। प्रत्येक आवर्त की शुरुआत एक नए कोष के साथ होती है। मतलब पहला आवर्त है तो एक कोष रहेगा, दूसरे आवर्त की शुरुआत से कौन सा कोष आ जाएगा? दूसरा कोष आ जाएगा। तीसरे आवर्त की शुरुआत से तीसरा कोष आ जाएगा। चौथे आवर्त की शुरुआत से चौथा कोष आ जाएगा। माने तो इसमें 4 आया है ना, तो इसका मतलब कौन सा आवर्त रहा होगा? चौथा आवर्त रहा होगा, तभी तो 4 आ सकता है। याद रखे रहना। क्या तीसरे आवर्त में 4 आ जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है ना, याद रखे रहना। जो सबसे बड़ी संख्या दिखी वही बाहरी कोष है, जो बाहरी कोष है वही क्या है? आवर्त है। चौथा भर जाएगा तो जैसे ही 5वां शुरू होगा ना, तो आवर्त भी बदल के कौन सा हो जाएगा? 5वां हो जाएगा। ये बात गांठ बांध देना है तुमको। हो जाएगा? तो ये प्रकार से आवर्त तो एकदम आसानी से बता सकते हो कि जो सबसे बड़ी संख्या दिखी वो आवर्त है, और उसके बाद जो तुमको बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन दिखे वही उसका क्या है? वर्ग है। हो जाएगा? अब इसको हम लिखवाएंगे नहीं, घर पे जाना पुनः वीडियो देखना और उसके बाद लिख लेना इन बातों को अलग से। अब यहाँ पर लिखवाने का मतलब टाइम खाली हम खराब करेंगे, ये केवल तुम्हारी जानकारी के लिए, सिलेबस की चीज नहीं। समझ गए? हो सकता हो भोले भटके पूछ दे कि नाइट्रोजन को किस आवर्त में किस वर्ग में रखा गया है, तो आराम से बता सकते हो। समझ गए? वैसे तो हम लोग चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, इतना दिन पढ़ोगे तो वैसे याद हो जाएगा। नाइट्रोजन वर्ग संख्या 15 में रखा गया है, 5 में रखा गया, बिना कुछ किए बता दोगे। बस आवर्त देखना रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेना, जो सबसे बड़ी संख्या दिखी वही आवर्त है। हम तुम लोग पे छोड़ते हैं, लिखना चाहते हो कि नहीं लिखना चाहते हो। आगे बढ़ो। हो गया? अब हम लोग शुरू करते हैं हेडिंग, जो हमारे सिलेबस की चीज है। देखो, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के सामान्य गुणधर्म। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के सामान्य गुणधर्म। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के सामान्य गुणधर्म। हो गया ना? पहला नंबर उपस्थिति। उपस्थिति उपस्थिति हो गया ना? अब देखो, ध्यान देने वाली बात है, कोई भी पदार्थ की उपस्थिति जब हम पढ़ते हैं तो उपस्थिति उसकी 2 प्रकार से पढ़ते हैं।
अभी हम लोग अगर पढ़े होते तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम तो ये उपस्थिति हम आसानी से समझ गए होते, लेकिन यहाँ पे बस 1 मिनट में समझ लेते हैं। देखो, उपस्थिति का मतलब उपस्थित होना। अब कोई भी तत्व की अगर उपस्थिति के बारे में हम जानकारी चाहते हैं तो वो 2 ही प्रकार से हमें मिल सकता है, या तो मुक्त अवस्था में या तो संयुक्त अवस्था में, अर्थात यौगिक की अवस्था में। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान में रखना। जो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं उनको खनिज कहा जाता है। समझ गए? तो अब क्या हुआ, मुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था, तो इनकी उपस्थिति के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या इनमें कोई मुक्त अवस्था में पाया जाता है या सभी संयुक्त अवस्था में अर्थात यौगिक के रूप में ही पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन के बारे में तुमने पढ़ा होगा, वायुमंडल में 78% आयतनानुसार नाइट्रोजन गैस ही होती है, अर्थात वो किसी अन्य से नहीं जुड़ी होती है, अकेले ही है ना। अगर अकेले है तो उसे हम कौन सी अवस्था कहेंगे, मुक्त अवस्था। हो गया ना। उसके बाद नाइट्रोजन के बहुत सारे यौगिक मिलते हैं, जैसे KNO3, HNO3, AlNO3, मिलता है कि नहीं मिलता है, दिखाई दे रहा है। तो ये सारे के सारे बताते हैं कि नाइट्रोजन किस अवस्था में है, संयुक्त अवस्था में है। हो जाएगा ना, ये ध्यान देना। तो नाइट्रोजन जो है दिख रहा है तुमको, वायु में मुक्त अवस्था में पाया जा रहा है, और भूपर्पटी में अर्थात पृथ्वी की पहली परत में जहां से हम खोद कर खनिज निकालते हैं उसे हम भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है ना। तो भूपर्पटी में ये संयुक्त अवस्था में पाया जा रहा है, और जबकि वायु में किस अवस्था में पाया जा रहा है, मुक्त अवस्था में। तो उपस्थिति में हम पहले यही लिखेंगे, नाइट्रोजन मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। वायुमंडल में यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जबकि भूपर्पटी में यह संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था मतलब अपना यौगिक बना के पाया जाएगा, अकेले नहीं मिलेगा। हो जाएगा, लिखो उपस्थिति में, लिखो इस वर्ग में नाइट्रोजन, इस वर्ग में नाइट्रोजन हो गया, मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हो गया, आगे लिखो, मुक्त अवस्था में यह, उसी में मुक्त अवस्था में यह वायुमंडल में 78% आयतनानुसार, कोष्ठक में लिखना इसको, वायुमंडल में कोष्ठक में लिखना 78% आयतनानुसार पाई जाती है। हो गया, जबकि संयुक्त अवस्था में यह भूपर्पटी में संयुक्त अवस्था में यह भूपर्पटी में खनिजों, संयुक्त अवस्था में यह भूपर्पटी में खनिजों, भूपर्पटी में खनिजों के रूप में पाई जाती है। भूपर्पटी में खनिजों के रूप में पाई जाती है। हो गया, नीचे लिखना
जबकि इस वर्ग के शेष तत्व, पैराग्राफ चेंज करके, जबकि इस वर्ग के शेष तत्व केवल संयुक्त अवस्था में ही पाए जाते हैं, जबकि इस वर्ग के शेष तत्व केवल संयुक्त अवस्था में ही पाए जाते हैं। हो गया ना? इस वर्ग के शेष तत्व केवल संयुक्त अवस्था में ही पाए जाते हैं, जैसे जैसे फास्फोरस प्रमुख रूप से, जैसे फास्फोरस प्रमुख रूप से फास्फेट खनिजों के रूप में पाया जाता है, फास्फेट खनिजों के रूप में पाया जाता है, तथा आर्सेनिक, एंटीमनी और विस्मत, हो गया। सल्फाइड खनिजों के रूप में पाए जाते हैं, सल्फाइड खनिजों के रूप में पाए जाते हैं, आर्सेनिक AS, एंटीमनी SB और विस्मत BI सल्फाइड खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। ये तो हो गया इनकी उपस्थिति, हो गया ना? हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कहां से बोले जी? आर्सेनिक, एंटीमनी और विस्मत सल्फाइड खनिजों के रूप में पाए जाते हैं, सल्फाइड खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। हो गया? चलो अब लिखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हमने इसका पढ़ ही लिया है, आगे लिखो। या एक इंडिकेट पॉइंट लिख लो, इंडिकेट पॉइंट। इस वर्ग के तत्वों के इंपॉर्टेंट है ये, इस वर्ग के तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस वर्ग के तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया NS2 NP3 हो गया, होता है NS2 NP3 होता है, जहां n बराबर आवर्त संख्या, जहां n बराबर आवर्त संख्या, n बराबर आवर्त संख्या। अब तनिक ध्यान दो, देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, यहां तक लिखवाए थे ना, तो ध्यान से देखते जाना। नाइट्रोजन आता है दूसरे आवर्त में, फास्फोरस आता है तीसरे में, ये आता है चौथे में और ये आता है पांचवें में। हमने सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुमको बता दिया, NS2 NP3 बता दिए ना, जहां n क्या है? आवर्त संख्या। तो इसमें n की वैल्यू रखो नाइट्रोजन के लिए, कितना? 2, तो 2s2 2p3, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक कर लो, बाहर यही मिला होगा, तुमको मिला होगा। उसके बाद फास्फोरस से आओ, तीसरा है, मिलेगा तुमको 3s2 3p3 मिला है। आर्सेनिक का देखोगे 4s2
4p3 मिला है कि नहीं मिला है? बीच में 3d आया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 3d तो अंदर वाला है, हमको बाहर देखना है ना, बाहर यही मिला होगा तुम्हें। उसके बाद एंटीमनी तुमने देखा होगा 5s2 और 5p3। इसके बाद अगर विषमत का लिख दिए छठवें आवर्त में तो 6s2 मिल गया होगा, और क्या मिला होगा? 6p3 मिला होगा ना। और सबको तनिक ऐड कर लो, कितना कितना आएगा? 5 ही आएगा। 2 और 3 मिलके कितना? 5, इसलिए 5a में रखा गया है। 5a में क्यों रखा गया? क्योंकि बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 तुम्हारा यस में रहते हैं और 3 किस में रहते हैं? पी में रहते हैं। हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से इनका बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, हो जाएगा। ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा सकता है कि वर्ग संख्या 15 के तत्वों के बाह्य कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो NS2 NP3, जहां n बराबर क्या है? आवर्त संख्या, हो जाएगा ना। तो लिख सकते हो इसको। बाकी अगर उदाहरण के रूप में चाहो तो 1-2 तो इसको उतार दो। जैसे ये दूसरा आवर्त है, ये आवर्त है, ये तत्व है, और ये क्या है जी? बाहरी कोश का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 2 ठो लिख लो, बहुत है, बाकी सब मत उतारने लगना, सब छापने लगो, हम भाई की ढोल बजाएं यहाँ पे तब। टेस्ट आज नहीं होगा तुम लोग का, टेस्ट संडे को होगा। नहीं तो पता चला इस बार संडे को आराम कर लोगे तुम। के चैप्टर 7 दिन में समाप्त होने वाला नहीं है, खत्म हो गया तो 7 दिन में फिर से संडे को ले लेंगे इसको। क्या हुआ इस बार? हाँ तो एक्स्ट्रा क्लास तो चल ही रहा है, टेस्ट वाला एक्स्ट्रा क्लास चल रहा है, और क्या चाहिए। हर हफ्ते टेस्ट दो। इस बार अगर टाइम बना तो जनवरी से हर दिन टेस्ट कर देंगे। जनवरी से हर दिन टेस्ट कर देंगे, हर दिन डेली तुम लोग को आधा चैप्टर बता देंगे, उसको तैयार करके आना होगा, और उसमें से हम 5 सवाल बोलेंगे, 10 से 15 मिनट में करके दिखाना होगा। कुछ दिन में तुम्हारा लोग का स्कूल खुल रहा होगा, स्कूल का चक्कर लगेगा तुम लोग को। सर जी टाइम बदलिए, सर जी टाइम बदलिए। चलो ठीक है, लिखिए इसको। अब लिखो दूसरी हेडिंग, या इसको एक काम करो, जो सामान्य गुण हम पढ़ रहे हैं ना, पहले में पढ़े उपस्थिति, इसको दूसरा नंबर बना लो, एक और हो जाएगा तुम्हारा। तब इसको इंडिकेट को दूसरा पॉइंट बना लो, हो गया। अब तीसरा नंबर लिखो। तीसरा नंबर भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था। अब बताओ, पहले तो भौतिक अवस्था इसकी देखो, ठोस, द्रव और गैस। बताओ कौन कौन क्या क्या होगा। नाइट्रोजन द्रव है, गैस है। अच्छा चलो ठीक, हमको तो याद ही नहीं था। नाइट्रोजन गैस है, भी बताया, जान गए। फास्फोरस ठोस है, तो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ क्या होंगे? द्रव या ठोस? कदे ठोस होंगे। अरे जाहिर सी बात है, जब हम वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने से अणु बड़ा होने लगता है और उसका परमाणु भार अधिक होने लगता है, और जब भार अधिक होने लगेगा तो क्या कण तेजी से भाग पाएंगे? कोई भी पदार्थ गैसीय अवस्था में कब होता है? जब वो काफी तेज चलता है। तो गैसीय अवस्था में वो काफी तेज कब चल सकता है? जब छोटा हो। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब जिनके अणुभार बड़े होंगे ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं?
ठोस या द्रव होते हैं। ठीक, तो अब सोचो नाइट्रोजन तो गैस था, फास्फोरस की बजाय पास एक है, ये ठोस हो गया। तो आर्सेनिक तुम्हारा कितना 33 66 लगभग इसका 70 के आसपास है। तो क्या ये द्रव होगा? क्या ये गैस होगा? नहीं। जब 31 वाला ही ठोस हो चुका है तो ये द्रव कैसे होगा? होगा क्या? नहीं। जब ये ठोस हो चुका है तो इसके नीचे के अब सारे कौन सी अवस्था में होंगे? ठोस अवस्था में होंगे। हो गया? तो क्या लिखे? भौतिक अवस्था। इसमें पहला नंबर लिखो, पहला नंबर इस वर्ग में भौतिक अवस्था में पहला नंबर ले जाओ, उसी टांग ले जाओ, बड़ा वाला बैग हटाओ जी, तुम हो गया। इस वर्ग में हो गया ना? क्या लिखोगे? इस वर्ग में नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, जबकि फास्फोरस मोम सदृश वाष्पशील ठोस है। फास्फोरस मोम सदृश ये मोम सदृश वाष्पशील ठोस है, जो आसानी से वाष्पित हो जाता है, जो आसानी से वाष्पित हो जाता है। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। जबकि इस वर्ग के शेष तत्व ठोस हैं, जबकि इस वर्ग के शेष तत्व ठोस हैं। मोम सदृश ठोस का मतलब मोम के जैसा मुलायम होगा, ज्यादा कठोर नहीं होगा, याद रखे रहना। हो गया ना? दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, नाइट्रोजन व फास्फोरस अधातु हैं, नाइट्रोजन व फास्फोरस अधातु हैं, अधातु हैं, अधातु हैं, जबकि आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु हैं, उपधातु हैं। हो गया? आगे लिखना, हो गया? आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु हैं तथा बिस्मथ एक विशेष प्रकार की दुर्बल धातु है। बिस्मथ एक विशेष प्रकार की दुर्बल धातु है। विशेष प्रकार की दुर्बल धातु है। तो अब तनिक ध्यान से देखो, वर्ग संख्या 15 में जब हम ऊपर थे तो धातु था, नीचे आए तो क्या हो गया? अधातु। मतलब नीचे आने पर अधातु धीरे धीरे खत्म होके किस रूप में आ गई? धातु में आ गई ना? अर्थात अधातु का गुण घट रहा था, धातु का गुण क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाना चाहिए कि किसी वर्ग में नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है और अधात्विक गुण क्या होता है? घटता है। जाएगा ना? ये चीज को याद रखना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अधातु के बारे में तुम जानते हो कि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है ना, और धातुओं के बारे में क्या जानते हो? धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाती है। और जब हम वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं, क्या बोले, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं।
अब हम वर्ग में नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या इनकी बड़ी होती है। परमाणु त्रिज्या इनकी क्या होती है? बड़ी होती है। अब सोचो कि यहां से इसका नाभिक है, इसके पास इसका कोश है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा ना। अब हम जानते हैं नाभिक से जब बाहरी कोश की दूरी बढ़ने लगती है तो आकर्षण बल घटने लगता है। क्या होने लगता है जी? आकर्षण बल घटने लगता है। और जब बाहरी कोश पर आकर्षण बल घटने लगेगा तो क्या वो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को पूरे वेग से खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। जब बाहर आकर्षण बल ही नहीं लगेगा तो खींचेगा कहां से? खींच पाएगा क्या? नहीं। और दूसरी बात क्या हो जाती है? दूर होने से आकर्षण बल घटा। तो अब सोचो यहाँ पे नाभिक है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन पर कम आकर्षण बल लग रहा है, हम इसको थोड़ी सी ऊर्जा दिए, ये छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि नाभिक इसको क्या पूरे बल से खींच पा रहा है? नहीं। अभी तुम रस्ता कच्ची दो लोग कर रहे हो, एक इधर से खींचा है, एक उधर से खींचा है, तुम पूरे खूब तेजी से खींच रहे हो, उधर से अगर उसको खींचना है तो किसी और को और तेज बल लगाना होगा, ज्यादा बल लगाना होगा, क्योंकि तुम अपनी पूरी क्षमता से खींच रहे हो। वही अगर तुम किसी सोच में पड़ गए, तुम्हारी क्षमता कमजोर हो गई या पूरी पकड़ से नहीं खींचे, अचानक ही थोड़ा सा उसको कोई ऊर्जा दे दिया या कोई उसमें बल लगा दिया, तुरंत ही वो रस्सी खींच लेगा। खींचेगा नहीं खींचेगा? तो वही चीज इसके साथ होता है कि जब तक नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन होता है तब तक आकर्षण बल अधिक होता है, अर्थात तेज से खींचा रहता है। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती है आकर्षण बल क्या होने लगता है? कम होने लगता है। और जब आकर्षण बल कम होने लगता है तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी ही ऊर्जा दे दो, क्या हो जाएगा? वो भाग जाएगा। तो देखो ऊपर त्रिज्या छोटी होने के कारण जल्दी से खींच रहा है ना, और जल्दी से खींच के बाहर के इलेक्ट्रॉन को भी अपने में मिला ले रहा है। अपने को तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जोर से खींचा है उसको। बाहर से आने वाले को भी खींच लिया तो क्या बना दिया? ऋणायन बना दिया ना। इसलिए किसका गुण पाया गया इसमें? अधातु का। लेकिन जब हम नीचे चलते गए, देखो त्रिज्या काफी बड़ी हो जाती है, नीचे 6वां आवर्त तक पहुंच जाओगे ना। 6वां आवर्त पहुंचने का मतलब समझ रहे हो? नाभिक के चारों ओर 6 कोष दिखाए जाए। दिख रहा है? यहां तक पहुंच गई त्रिज्या, और ऊपर नाइट्रोजन के पास यहीं तक थी। तो बताओ कौन ज्यादा खींचेगा? नाइट्रोजन का बाहरी इलेक्ट्रॉन यहाँ है, बिस्मथ का बाहरी इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तनिक बताओ कौन ज्यादा खींचेगा? नाइट्रोजन वाला खींचेगा ना। और बाहर से आने वाले को, अपने को तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ज्यादा खींच रहा है। बाहर से आने वाले को भी बुला लेता है, इसलिए क्या बनाता है? ऋणायन। लेकिन नीचे जाने पर त्रिज्या बड़ी हो गई है, बेचारा अपने को तो खींचे नहीं पा रहा, बाहरी वालों को क्या खींचेगा? ठीक है, अपना घर संभाल ही नहीं पा रहा, दूसरे क्या संभालेगा? तो इसीलिए तनिक सी ऊर्जा दिए, इसका लड़का घर छोड़ के भाग गया। समझ गए? इसके ऊपर धनावेश आ गया, बेचारा धातु हो गया। ये हो जाएगा बस। लड़का भागने के चक्कर में पहले से तो थोड़ा पैसा दे दिया, सड़क लिया वो, बाकी काम कल होगा। ठीक है।